अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मीर आसिफ और खैर मकदम है आप सभी का द कश्मीर बुलेटिन के इस लाइव नशरियात में। हर रोज की तरह किसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान जुड़ते हैं, जिनसे हम जो भी वाकयात होते हैं, हालात होते हैं हमारी वैली के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, उन पे हम चर्चा करते हैं। किसी मेहमान को आपसे रूबरू करवाते हैं जो उन ताज़ा तरीन तफसीलात से आपको बाखबर रखते हैं। हालांकि अगर हम बात करें कोविड के लिहाज से, तो पिछले दिनों से कोविड का जो एक ठहराव था, उसके बाद उसमें एक पीक नजर आ रही है। हालांकि आज दिन में भी 3251 केसेस जो है पूरे जम्मू एंड कश्मीर से सामने आए और दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है। हालांकि आज सुबह से ही पूरे वादी में, जम्मू कश्मीर में एक वीकेंड लॉकडाउन का इनकाद किया गया। पूरे वादी में हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। जहां से भी कोई मतलब दुकानें खुली थी सुबह, आज सवेरे उन्हें फिर बंद कराया गया। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा था उसमें भी ठहराव देखा गया। हालांकि आज इसी जिमन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास शख्सियत, जिन्हें तारुफ की तो कोई जरूरत नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है, डॉक्टर निसारुल हसन साहब। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे इस लाइव नशरियात में आपने हमें एक कीमती वक्त अपना फराहम किया, क्योंकि अगर हम बात करें डॉक्टर्स की तो बहुत ही ज्यादा एक हेक्टिक काम रहता है इन कोविड के दरमियान। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आसिफ साहब, मुझे आपके अपने प्रोग्राम पे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, अगर हम पहले ही आपसे जानना चाहेंगे कि दिन ब दिन कोविड के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी वजह से एक जो खौफ का माहौल पैदा हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में, एक बहुत ही ज्यादा लोगों में डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है इसकी वजह से, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, डरे और सहमे हुए हैं इन केसेस से। क्योंकि दिन ब दिन, आज दिन में भी अगर देखा जाए तो 3000 से ज्यादा केसेस सामने आए जम्मू कश्मीर से, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर है हमारे लिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्यों आई है ये तेजी इन दिनों में, जो पिछले ही 2-3 दिनों से जो तेजी देखने में मिल रही, क्यों आ रही है इतनी ज्यादा तेजी? देखो आसिफ साहब, हमें लोग आपकी वसादत से एट द आउटसेट आई शुड से देयर इज पीपल शुड नॉट पैनिक, क्योंकि ये एक आफत है, एक पैंडेमिक है जिससे हम 2 साल से तीसरा साल है अब बिल्कुल। जूझ रहे हैं। आई थिंक बाय नाउ अभी वी शुड नो हाउ टू अडेप्ट टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक। पैनिक की होने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू बी अवेयर कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। ऐसे हम शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को नीचे करके नहीं जी हम कुछ नहीं हो रहा है, वो भी ठीक नहीं है। वी हैव टू know what's happening. We have to know about the COVID. We have to know about its various teeth because it's behaving abnormally abnormal. ये तो इसलिए कब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, खासतौर पर जो ये नया जो ओमिक्रॉन वेरिएंट उभर के आया। देखो अभी तक का सबसे घातक घातक तो नहीं, अभी तक का सबसे इन्फेक्शियस वायरस वेरिएंट जो कोविड-19 के हवाले से हमने अभी तक जितने भी वेरिएंट्स देखे हैं, अभी तक का सबसे इन्फेक्शियस वेरिएंट जो हाल ही में आ गया ओमिक्रॉन वेरिएंट है। आपने तादाद की बात की, मैंने कल ही एक टीवी चैनल में मैं इंटरव्यू दे रहा था। मुझे लगता है वी शुड स्टॉप नाउ काउंटिंग, क्योंकि ये ओमिक्रॉन के हवाले से इतना इन्फेक्शियस है कि आई डोंट थिंक एनीबडी विल बी स्पेयर्ड। इस इन्फेक्शन को हर एक को होना है, हमको तैयार रहे। लेकिन एक गुड थिंग है कि ये बिल्कुल आम जुकाम की तरह आता है, वेरी माइल्ड। बहुत कम लोगों में ये सीवियर इन्फेक्शन करता है। लगभग जितने भी हमने केसेस देखे आज तक, ये जो जब से ये ओमिक्रॉन आ गया, राउंड अबाउट 90 to 95% हैड माइल्ड इन्फेक्शन। इसीलिए मैंने कहा कि आपसे कि मुझे लगता है कि जो ये पॉजिटिविटी रेट्स की बात करते हैं लोग, इन्फेक्शंस की बात करते हैं, हजारों की तादाद में नहीं, मुझे लगता है होल ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर इट्स ड्रैग। आपने देखा होगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो
आ गया वो कुछ ही हफ्तों पहले साउथ अफ्रीका में आ गया, और इन अबाउट फ्यू डेज टाइम इट डिड स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड, और विद इन वीक्स टाइम ये कंट्री में भी आ गया, हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में भी इट इज रेजिंग लाइक एनीथिंग। और कश्मीर के हवाले से मुझे लगता है इट हैज ऑलरेडी इन्फेक्टेड many people, not only these 3,000, I think lot of people। अब ये है कि most of the people don't come for testing क्योंकि बड़ा माइल्ड इन्फेक्शन है, जुकाम लेके या किसी को सोर थ्रोट होता है। मैंने ज्यादातर पेशेंट्स को यहाँ पे देखा कि इनमें सोर थ्रोट होता है वन, और आवाज होर्स होती है, और माइल्जियाज वगैरह जो सारे वायरल इन्फेक्शन में होते हैं, बाकी कोविड वेरिएंट्स में भी होते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये इतना इन्फेक्शियस है, अगर आप 5 मास्क भी लगाओगे तब भी ये हो जाएगा। ठीक है, मास्क प्रोटेक्ट यू, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि दैट ये ओमिक्रॉन जो है डेल्टा वेरिएंट को आउटपेस कर रहा है, जो जिसकी वजह से हमने सेकेंड वेव का जो ट्रिगर था, और विच डिवास्टेड नॉट ओनली द कंट्री, बल्कि कश्मीर के हवाले से न सिर्फ वो ज्यादा इन्फेक्शियस था बल्कि ज्यादा घातक भी था। सो उसके मुकाबले में ओमिक्रॉन जो है फैलाव तो उससे बहुत ज्यादा 105 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस, नॉट ओनली 3 टाइम्स 10 टाइम्स, 105 टाइम्स बाय वे ऑफ एविडेंस। और जो आप देख भी रहे हो, हर एक लोग, जितने भी लोग हैं जो जुकाम लेके हैं वगैरह, वो ओमिक्रॉन के हवाले से थर्ड वेव जो है कि सबको इन्फेक्ट होना है, एवरीबडी। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि इज इट इन द गुड ऑफ द पॉपुलेशन। मुझे लगता है यही एक चीज है अच्छी, क्योंकि अगर डेल्टा को ओमिक्रॉन जो है हावी करेगा तो दिस में बी एन एंड ऑफ द पैंडेमिक। जो हम थर्ड वेव की बात करते हैं, ओमिक्रॉन इज द ट्रिगर, ओमिक्रॉन की वजह से आ गया, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि जो ओमिक्रॉन है माइल्ड इलनेस है। वी स्टिल आर लर्निंग अबाउट इट, कि हमको अभी पूरा पता नहीं है जब ये एल्डरली में जाएगा, या अगर ये जो जिनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस हैं उनमें जाएगा तो उनमें कैसे बिहेव करेगा। दैट इज व्हाई वी हैव टू बी ओवर कॉशियस अबाउट इट। वी डोंट हैव टू बी ओवर जॉयस कि ये माइल्ड इलनेस है। हमको अभी वी आर लर्निंग अबाउट इट, बट स्टिल मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कि इट इज इन द गुड ऑफ द पैंडेमिक। इस अगर ये ओमिक्रॉन डोमिनेंट हो गया, मे बी वी मे सी एन एंड टू दिस पैंडेमिक। तो हम भी मतलब दुआ करेंगे कि इस जो ये आफत आई है हम पे, इससे हमें जल्दी निजात हासिल हो, और पूरी दुनिया में जो इसका चर्चा है वो जल्दी खत्म हो जाए, और हम अपनी जो नॉर्मल लाइफ है हमारी वो फिर से एक बार स्टार्ट कर सके, ताकि हम भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। हालांकि आपने बात की थी कि पहले कुछ माइल्ड कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कोविड में हो या जो ओमिक्रॉन है, वो भी खास नया ही वेरिएंट आया है जो जिसमें भी खास जो हमने उतना जान नहीं पाए हैं उस ओमिक्रॉन वेरिएंट को, कि हम उसके जो मतलब काजेज है उनको अच्छी तरह बयान कर सके, या जो उसका ट्रीटमेंट है उसको अच्छी तरह बयान कर सके, क्योंकि अभी वो हाल ही में आया है, ज्यादा उसके केस। खासकर अगर हम बात करें, आपने कहा कि फिर कुछ पेशेंट्स में ये सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो कुछ पेशेंट्स जो है हम जानना चाहेंगे कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं, क्या उनको कुछ कोई और ऐसी इससे अलावा, कोविड के अलावा कोई और भी बीमारियां हो सकती है जिनकी वजह से जो ये माइल्ड इन्फेक्शन है वो फिर सीवियर इन्फेक्शन में चेंज होता है। देखो, ओमिक्रॉन के हवाले से अगर इन्फेक्शन की आप बात करोगे, इट डज नॉट स्पेयर इवन दोज हु आर फुली वैक्सीनेटेड। हमने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस इतने देखे कि मुझे गिनती भी नहीं है अब, कि जिन्होंने दोनों डोज किए थे उनमें भी ये ओमिक्रॉन आ गया है। दैट इज वाई जो कॉन्सेप्ट है बूस्टर डोज का इसीलिए आ गया, क्योंकि ओमिक्रॉन इज नॉट स्पेयरिंग दोज आल्सो हु आर फुली वैक्सीनेटेड। उसका रीजन 2-3 होगा, कि या तो बहुत सारे लोगों में जो एंटीबॉडीज जो डेवलप नहीं होती है उस हिसाब तक कि ओमिक्रॉन की प्रोटेक्शन हो जाए, और वैक्सीन्स का ऐसा है कि आफ्टर सम टाइम इसकी जो प्रोटेक्शन है खत्म होती है, और एविडेंस ये है कि 6 महीने के बाद जो कोविशील्ड हम करते हैं उसकी प्रोटेक्शन आफ्टर 6 मंथ्स खत्म होती है, सेकेंड डोज। सो तीसरा है कि क्या ये ओमिक्रॉन, अभी तो वी हैव टू सी ऑल वैक्सीन्स, जितने भी वैक्सीन्स हैं इंक्लूडिंग कोविशील्ड जो हम यहाँ पे ज्यादातर वही किया है, कि इट इज नॉट दैट इफेक्टिव अगेंस्ट ओमिक्रॉन as it was against the Delta or original virus.
ये तो हमको मानना पड़ेगा, देयर इज सम लेस इफेक्टिवनेस। अब अगर जिन्होंने दोनों डोज किए हैं लगातार, मतलब दोनों डोज किए हैं वैक्सीन के, दिस ओमिक्रॉन डज नॉट कॉज सीवियर डिजीज इन देम। लेकिन हमने देखा कि जो अनवैक्सीनेटेड है, पार्शली वैक्सीनेटेड है, और जिनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, चाहे लंग डिजीज होगा या किडनी डिजीज है या लिवर डिजीज होगा या कैंसर होगा, खास तौर पर दो 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 जो डिजीजेस है, एक तो डायबिटीज और ओबेसिटी, मोटापा, जिनमें ये वायरस उनमें अगर हो गया तो उनमें ज्यादातर जो अस्पतालों में, मैं कोविड हॉस्पिटल में भी 2 दिन पहले था, राउंड करके आया, वहां पे भी मैंने देखा कि फुली वैक्सीनेटेड ऑल्सो गेट सीवियर डिजीज। इसमें कोई, क्या हमने देखा कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स फुली वैक्सीनेटेड बच जाते हैं सीवियर डिजीज। लेकिन मैंने कई पेशेंट्स देखे, सेवरल पेशेंट्स कि फुली वैक्सीनेटेड थे बट दे हैड एन अंडरलाइंग कंडीशन, उनको कोविड हो गया एंड दे आर इन द हॉस्पिटल विद बायलैटरल निमोनिया, उनको ऑक्सीजन की जरूरत भी है। 2-4 लोगों को मैंने देखा आईसीयू में भी थी। आज भी मैं जो एसएमएचएस अस्पताल में था, हमने आइसोलेट वहां पे भी पेशेंट्स किए। लगभग लगभग 10 से 12 पेशेंट्स, 15 पेशेंट्स हमने बायलैटरल निमोनिया लेके अस्पताल में आके हमारे एसएमएचएस अस्पताल में आज 12 के 12 पेशेंट्स पॉजिटिव निकले जिनको निमोनिया था। और कई सारे पेशेंट्स जो हम अस्पतालों में देखते हैं उनमें आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आता है, लेकिन जब हम उनका सीटी करते हैं, सीटी जब हम करते हैं जिस कंसिस्टेंट विद, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपका टेस्ट भी नेगेटिव आता है, फॉल्स नेगेटिव होता है, तो उनको अगर उनको सिम्टम्स है तो दे शुड प्रिज्यूम दे हैव। तो इसलिए अस्पतालों में जो लोग एडमिट हैं, ज्यादातर लोग वही हैं जिनमें अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है। बहुत सारे वो कम लोग हैं जिनमें जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स हैं। एक दो मैंने आज भी देखे एसएमएचएस अस्पताल में, यंग फीमेल विद बायलैटरल निमोनिया, अनमैरिड। तो हाँ डॉक्टर साहब, वही है जिनमें या तो एल्डरली है, अंडरलाइंग मेडिकल डॉक्टर साहब कंडीशन है, आपकी जो आवाज है वो क्लियर नहीं आ रही है। जी जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज कम तो नहीं? थोड़ी सी कम आ रही है। हमारे नाजरीन भी लिख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कि आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हेलो, आ गई अब आवाज? हेलो, जी जी, जी जी, आवाज आ जी हाँ आ रही है। रही? तो जो जितने भी हमारे वहां पे पेशेंट्स हैं, ज्यादातर वही है जिनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है या एल्डरली है या डायबिटीज है ज्यादातर, और जो ओबेस पेशेंट्स है उनमें ही सीवियर करता है, चाहे, और मेजॉरिटी ऑफ देम आर एदर अनवैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जो कोविड 19 या ओमिक्रॉन के हवाले से अगर आप केसेस जब बढ़ते हैं कम्युनिटी, इवन इफ इट इज अ माइल्ड डिजीज, लेकिन जब ये इफ इट गोज टू एल्डरली पीपल या इफ इट गोज टू दोज हु हैव अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस, उनमें कोई भी वायरस जब जाता है तो इट कॉजेज सीवियर डिजीज। तो वही इस ओमिक्रॉन का है कि जब भी ये एल्डरली में जाता है या किसी को अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस होगी तो उनमें ये सीवियर हो जाता है, जैसे बाकी वायरसेस में हम देखते हैं। बट बहरहाल जिस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन डेल्टा वेरिएंट में हमने देखा, सेकेंड वेव में, उस हिसाब से अभी तक हमने ओमिक्रॉन के हवाले से हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद नहीं देखी कि अस्पताल भरे पड़े होते थे सेकेंड वेव में, कॉरिडोरों में पेशेंट्स थे, आईसीयू में जगह ही नहीं होती थी, ऑक्सीजन बेड्स वर फुल। उस हिसाब से अभी तक ओमिक्रॉन का हम ओमिक्रॉन के हवाले से उस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। हमारे बेड्स अभी भी वैकेंट पड़े हैं, हमारे जो ऑक्सीजन बेड्स है दे आर आल्सो जस्ट 20 to 30% ऑक्यूपेंसी।
तो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं बेड्स हैं अभी भी खाली है, बट यस आईसीयू बेड्स वगैरह we may need more and more ICU beds अगर ऐसा ही हाल। तो डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले हमारे नाजरीन यहाँ पर कुछ सवाल के जवाब आपसे जानना चाहते हैं। आवाज तो ठीक है, आवाज जी कम आ रही है, आपको मेरी जी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ आवाज रही है, आ रही आपको मेरी? है? हेलो। आवाज आ रही है? जी हाँ डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? कम आ रही है आपकी आवाज। आप जरा अपना फोन चेक कीजिए। हेलो। जी जी, थोड़ा सा आप आवाज बढ़ाइए चलिए, वॉइस। आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर साहब, यहाँ पे कुछ हमारे नाजरीन हमारे से जुड़ रहे हैं जिन्होंने आपसे कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है यहाँ पे। पहले ही हमारे फारूक अहमद आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि अगर किसी को नॉर्मल जुकाम है तो उसको क्या करना चाहिए, या सर दर्द जो कि आज सर्दियों में बहुत ज्यादा आम हो रहा है हमारे कश्मीर में, उसके लिए क्या हमें टेस्ट के लिए जाना पड़े या हमें रेस्ट की जरूरत है उस हालात में? देखिए टेस्टिंग के हवाले से पहले फारूक साहब से मैं ये बोलूंगा कि देयर इज जो आजकल जो विंटर का जो सीजन है कश्मीर के हवाले से उसमें फ्लू भी बढ़ जाता है, कॉमन कोल्ड वायरसेस भी है और ये ओमिक्रॉन भी। लेकिन देखो तभी मैंने जब सितंबर अक्टूबर का महीना आता है तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप वैक्सीन करो, स्पेशली इन कोविड टाइम्स। मैंने बहुत जोर इस पे दिया कि आप फ्लू के खिलाफ वैक्सीन करो क्योंकि इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। तो ताकि डॉक्टर को पता चले कि अगर वैक्सीनेशन काफी हद तक फ्लू के खिलाफ होगा तो हमको ये पता चलेगा शायद ये कोविड है। अगर वैक्सीनेशन की तादाद कम्युनिटी में फ्लू के खिलाफ कम होगी तो डॉक्टर के लिए भी परेशानी है क्योंकि जो सिम्टम्स है वो कोविड और फ्लू के सिमिलर है। फ्लू में भी सोर थ्रोट होता है और इस ओमिक्रॉन के हवाले से भी सोर थ्रोट होता है। डॉक्टरों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि सिमिलर सिम्टम्स, देयर आर सम डिफरेंशिएटिंग सिम्टम्स, लेकिन ओमिक्रॉन और फ्लू के हवाले से अगर आप बात करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप डॉक्टरी हिसाब से यू कैन डिफरेंशिएट। इसीलिए अगर कम्युनिटी में वैक्सीनेशन होता फ्लू के खिलाफ, जो मुझे लगता है बहुत हद तक किया है, इवन इफ इट इज 40% तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, फ्लू इज आउट। तो इसलिए जो भी आज कल जो सिम्टम्स हैं, चाहे सोर थ्रोट, फीवर है, कफ है, वी शुड थिंक ऑफ ओमिक्रॉन और कोई कुछ नहीं। एंड अब टेस्टिंग के हवाले से किसको टेस्ट हम करेंगे? सारे लोगों को टेस्ट तो नहीं करेंगे, इट्स इन मिलियंस। मुझे लगता है हर एक आदमी को ये इन्फेक्शन आएगी ही आएगी। इट इज इनएविटेबल टू बी प्रिसाइज, एवरीबॉडी विल गेट इट। लेकिन अब किसको टेस्ट हम करेंगे? वी कैन नॉट डू टेस्टिंग फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। द बेस्ट थिंग इज अगर किसी को सिम्टम्स है, माइल्ड सिम्टम्स जो यूजुअली है, और उसको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस नहीं है, कोई भी मेडिकल कंडीशंस नहीं है, मुझे लगता है अगर उसको माइल्ड सिम्टम्स है, ही शुड आइसोलेट एट होम। एंड इफ द सिम्टम्स गो आफ्टर 48 hours, he does not need testing. अगर उसकी symptoms 48 hours में नहीं गए, even if it is mild, और अगर उसको underlying medical conditions है या उसको severe symptoms आ गए at the very outset, he should immediately consult a doctor and get himself tested. अगर उसका टेस्टिंग रैपिड टेस्ट करेगा, he should, अगर उसको पॉजिटिव आता है, he should immediately inform the authorities so that we can know that there is a patient, we can follow that patient. लेकिन अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स है, एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे खुद, यस ही शुड आइसोलेट हिमसेल्फ, घर में अलग रहना है जब सिम्टम्स उसके खत्म, क्योंकि ओमिक्रॉन के हवाले से इट डज नॉट रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी हैव टू आइसोलेट द पेशेंट फॉर जस्ट 5 days। तो अगर उसके सिम्टम्स 48 आवर्स में ठीक हो गए, he does not need testing। टेस्टिंग उसी को चाहिए जिसको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है। अगर उसको माइल्ड भी हो गया, टेस्टिंग उसी को चाहिए। अगर उसको किसी को सीवियर सिम्टम्स होंगे, he should immediately consult a doctor and get himself tested। तो उम्मीद है कि हमारे फारूक अहमद को इसका जवाब मिल गया होगा कि उन्हें
टेस्ट के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है, कि अगर उन्हें 48 घंटे तक जो इन्फेक्शन में है उसे उसमें नरमी देखने को मिली, तो उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है कि वो कोविड ही हो या वो टेस्ट के लिए जाए। तो और भी कुछ सवालात हमारे नाजरीन पूछना चाहते हैं, तो पहले उससे पहले, इनके सवाल लेने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि जो आज के केसेस हमने देखे दिन ब दिन, जो पिछले ही दिनों से हम केसेस में एक चढ़ाव देखने को मिला है, दिन ब दिन केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका जो पीक है, जिसे हम कोविड 19 पीक कहते हैं, वो कब देखने को मिल सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि आपकी तरफ से डीएके की तरफ से एक इससे पहले नोटिफिकेशन भी दी गई थी कि हमें इतनी तादाद में, जो हमने ये नहीं सोचा था कि इस तादाद से केसेस जो है वो सामने आएंगे, फिर भी ये केसेस उस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इस कोविड का पीक हमें कहाँ देखने को मिलेगा और लोगों को कब रिलीफ मिलेगी इससे? देखो मीर साहब, जो वेव्स की, कोविड वेव्स की ट्रेजेक्टरी क्या होती है, चाहे सेकेंड वेव के हवाले से, थर्ड वेव के हवाले से, जब एक वेव होती है तो सर्ज आ जाता है। थर्ड वेव के हवाले से ओमिक्रॉन ने इसको ट्रिगर किया। तो जब सर्ज होता है उसके बाद एक पीक आ जाता है, और पीक आके उसके बाद जब पीक आता है तो डिक्लाइन होता है केसेस। जी। तो ओमिक्रॉन के हवाले से हमने देखा, एज कंपेयर टू द सेकंड वेव व्हिच वाज ट्रिगर्ड बाय डेल्टा वेव ने बेसिकली इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अटेनिंग द पीक, अराउंड फ्यू मंथ्स। उसके बाद डिक्लाइन भी आहिस्ते आहिस्ते हो, इसीलिए सेकंड वेव बड़ा प्रोलॉन्ग्ड रहा। लेकिन ओमिक्रॉन के हवाले से जो हम बाकी जो डाटा है, बाकी स्टेट्स में भी, बाकी मुल्कों में, एकदम इसका पीक आता है विद इन वीक्स टाइम। उसके बाद डिक्लाइन भी इसका फास्ट है, व्हिच इज अ गुड थिंग। इट कम्स इन जिफी, इट गोज इन जिफी। महाराष्ट्र या दिल्ली में जो हमारे से पहले, इसके डिफरेंट स्टेट्स विल हैव डिफरेंट टाइमिंग्स फॉर पीक। महाराष्ट्र और दिल्ली का अभी जो वहां पे पॉजिटिविटी रेट है, it has already attained possibly peak in Delhi. So we are in a plateau there. In weeks time, 2 weeks time, 3 weeks time, we attain the peak in Delhi, and there will be a decline now after few weeks. लेकिन कश्मीर के हवाले से अगर आप बात करोगे, we were 1 week behind Delhi. हमारा जो पीक जो है दिल्ली के बाद आएगा, that means we will be 1 to 2 weeks behind Delhi. That means 1-2 हफ्ते तक we will continue to have surge. अब डिपेंड्स ऑन की टेस्टिंग किस हिसाब से जाएगा। अदरवाइज नॉट ओनली इन थाउजेंड्स, आई थिंक वी विल बी हैविंग केसेस इवन इन कश्मीर इन लैक्स। तो इट डिपेंड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एदर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड डिजीज। अब वी कैन नॉट डू टेस्ट्स इन देम, लेकिन तब तक मुझे लगता है केसेस की जो रफ्तार है तेजी से बढ़ जाएगी। नॉट ओनली 3000, आई थिंक इट विल बी अ नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो लेकिन जो हमारा पीक होगा कश्मीर में, इट विल कम आफ्टर दिल्ली, दैट मींस 2 weeks behind. That means we will have a peak after 1 to 2 weeks. Uske baad we will have a decline quickly, and by February there will be an end of this wave, which possibly is a prediction, and it will come true based on the data which is coming from other states and other countries. तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे यहाँ एजाज राथर साहब, जिनका कहना है कि अगर हमारी फैमिली में सभी मेंबर्स को कोल्ड है, कफ है, तो क्या उन्हें टेस्ट के लिए जाना जरूरी है? क्योंकि हमारी जो होल फैमिली के मेंबर्स है वो इसमें आते हैं, उन सभी हमारे जो घर में अफराद है उन सभी को कोल्ड है, कफ है, क्या हमें टेस्ट के लिए जाना जरूरी है? देखो, अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड है, अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड है और जिनमें अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस नहीं है, और वो सिम्टम्स रिजॉल्व हो रहे हैं विद इन 24 और 48 आवर्स, आई डोंट थिंक यू नीड टेस्टिंग, यू नीड टू आइसोलेट। घर में आप सारे के लिए अलग अलग कमरा तो नहीं होगा, लेकिन मास्क लगा के घर में, सो दैट यू आर श्योर। लेकिन अगर आपके जो सिम्टम्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी सवाल का जवाब दिया, तो नहीं गए, लॉन्ग हो गए, तो यू शुड गो फॉर अ टेस्टिंग। और घर में जितने भी लोग जिनको अंडरलाइन, चाहे बुजुर्ग हैं और अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन, क्योंकि यही लोग जो है दे हैव अ रिस्क फॉर सीवियर डिजीज, जिनको मेडिकल कंडीशंस है, जो बुजुर्ग लोग हैं, तो उनका टेस्ट करना लाजमी है। आपके घर में अगर वो लोग हैं, एल्डरली है या अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है, इवन उनके अगर सिम्टम्स माइल्ड है, यू शुड गो एंड गेट टेस्टेड। अदरवाइज जितने भी बाकी लोग हैं
they should get isolated, they should use a mask at home. अगर उनके symptoms resolve होते हैं, they need to be isolated for just 5 days. That's it. तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आज सुबह ही से जो लॉकडाउन का एक निजाम अमल में लाया गया पूरे जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन के लिहाज से, जहां पे कहा गया है कि फ्राइडे शाम 6 बजे से मंडे सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा, यानी कि नाइट कर्फ्यू तो ऑलरेडी जो पहले ही लगाया गया था, लेकिन अब वीकेंड लॉकडाउन जिसमें सैटरडे और संडे क्लोज रहेगा, बाकी जो दिन है वो खुले रहेंगे। तो इसके हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि क्या जो बाकी दिन है उनमें भी क्या उनमें केसेस के बढ़ने की आशंका नहीं है? क्यों ये वीकेंड लॉकडाउन ही जरूरी है? क्यों नहीं किया जाता एक पूरा लॉकडाउन? हेलो जी डॉक्टर साहब। मीर साहब, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है ऐसे थोड़ा सा इसको मुझे लगता है थोड़ा इलाबोरेशन चाहिए, क्योंकि आपकी वसादत से जो आपने कहा कि कर्व्स लग गए और लॉकडाउन लग गया, और जो लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था कि अब लॉकडाउन फिर से जी लगे। साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है आपकी। जी जी आवाज आ रही है। देखो, लॉकडाउन लगाना, अस्पतालों में नॉन कोविड चीजें बंद करना, नाइट कर्फ्यूज, बाकी कर्फ्यूज, रेस्ट्रिक्शंस लगाना, it has to be based on science. Hello? जी जी Hello? It has to be based on science. तो ओमिक्रॉन के हवाले से ये रेस्ट्रिक्शंस जो है, अगर ओमिक्रॉन के हवाले से हम देखेंगे, it cannot be based on positivity rate, because positivity rate will be 50%, 100%. हमने देखा जितने भी टेस्ट आज मैंने वार्ड में अपने किए, 12 patients out of 12 patients, all 12 were positive. So positivity rate according to that is 100%. So positivity rate पे अगर हम करेंगे, क्योंकि पूरा कश्मीर is under the dragnet of Omicron. It's a mild disease, most of them are asymptomatic. तो अगर पॉजिटिविटी रेट पे हम कहेंगे कि पॉजिटिविटी रेट पे हम कर्ब्स करेंगे, लॉकडाउन करेंगे, मुझे लगता है that is not scientific. What we have to do, we have to put curbs on the basis of hospitalization rate. Positivity rate पे तब आती है जब positivity rate होगी 5%, 10%, 30%. Once the positivity rate is more than 50%, तो आप तो वो तो पूरा कश्मीर बंद रखना है फिर। लेकिन हमें ये one good thing is that it is a mild disease, so positivity rate even if it is so high doesn't matter, because even counting is now immaterial, because हर एक को ये है ओमिक्रॉन। तो इसलिए आपकी जो कर्व्स है that should be based on hospitalization rates, कि अस्पतालों में क्या हो रहा है, अस्पतालों के जो हॉस्पिटलाइजेशन तादाद है वो कितनी बढ़ गई over the weeks or over this month. On the basis of that only, the government has to take opinion from the scientists, from the experts, कि अस्पतालों में क्या हुआ इन हफ्तों में, and basis on that उसी से आपको restrictions करनी है, curbs करनी है, उस डाटा को आपको कलेक्ट करके एनालाइज करने हैं और एक्सपर्ट्स को पूछना है, बताओ जी आपके अस्पताल में क्या हुआ, सौरा के अस्पताल में कितनी तादाद बढ़ गई हॉस्पिटलाइजेशन की। क्योंकि अगर हम कम्युनिटी में देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर माइल्ड, ऑन दिस वी शुड नॉट बेसिकली बेस आवर रेस्ट्रिक्शंस पॉजिटिविटी रेट पे कम्युनिटी, क्योंकि ये बड़ा माइल्ड है 90-95% ऑफ द टाइम। अगर कर्व्स हमको लगानी है, then it should be based on the data of hospitalization rates, अस्पतालों में कितने लोग कोविड लेके एडमिट होंगे, चाहे एसएमएचएस के हवाले से पूरी वैली। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि that we should do science night कर्फ्यू की आपने बात की कि there is no scientific evidence अभी तक। आपने देखा यहाँ पे कौन सी जिंदगी है कश्मीर में नाइट को, in nights life comes, otherwise also there is curfew, life is on a standstill in Kashmir, so it does not mean that Omicron will sleep during the day and it will come during the night, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि वीकेंड्स पे ये स्लीप करता है और
और या वीकडेज पे आता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज यहाँ पे लोगों को अवेयर करना है कि यस they have to be responsible because you cannot enforce lockdown. We have to see other things also. क्योंकि अगर एक माइल्ड वायरस आता है इन टर्म्स, ठीक है, कुछ दिनों हमको देखना है कि हाउ इट बिहेव्स, अस्पतालों की तादाद कैसे बढ़ रही है, अगर बढ़ नहीं रही है तो वी कैन टेक अवे द कर्व्स। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन दीज कर्व्स एंड द इकोनॉमी एंड द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। अगर हम बिकॉज ऑलरेडी people have suffered so much, so that is why suppose night curfew there is no scientific evidence, or more important is लोगों में aware करना कि more important is to avoid crowding on all days. That is more important. Masking for people is important. COVID appropriate behavior is important. I don't think I'm happy with the lockdowns in this scenario because that will not help much. In fact, that will push us into misery. That will push us into poverty. That will take away lives. If we stop non-COVID, suppose हमने सारे अस्पतालों को COVID designate किया, अब उसमें क्या हो गया कि non-COVID people will be reluctant to come. और हमने सेकेंड वेव में भी देखा, मैंने बार-बार कहा पैंडेमिक, हमको ये देखना है कि कोविड के अलावा non-COVID को भी चलाना है हम, क्योंकि more people died because of non-COVID diseases, क्योंकि वो घरों में ही रहते। इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं we should base it on hospitalization rates, and hospitalization rates are not that high Omicron के हवाले से। That is why कहीं ना कहीं मुझे लगता है our focus should shift from the curbs, from the lockdowns to basically COVID appropriate अभी तक। And yes, if the hospitalization rates come to that extent that we might have to enforce the lockdowns, is that time we should. तो डॉक्टर साहब फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे। यहाँ पे हमारी एक नाजरीन एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। अकायदा इनका नाम है, ये लिख रही हैं कि स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स इज दैट सिम्पटम ऑफ दिस डिजीज? स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स, तो अभी तक जितने भी सिम्टम्स हमने देखे, आईज में अगर रेडनेस होगी, जिसको कंजक्टिवाइट्स की तरह लालपन, लेकिन स्वेलिंग इज नॉट अ सिम्टम दैट हैज बीन सीन, अभी तक ये नहीं देखा गया। बट वी आर बेसिकली लर्निंग अबाउट दिस वायरस। सपोज मैंने कश्मीर के हवाले से एक और सिम्टम देखा जो बाकी मुल्कों में अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। But I have yesterday told the channel कि most of the times, apart from sore throat, जो कश्मीर में मैंने ओमिक्रॉन के हवाले से देखा, apart from sore throat, there is hoarseness of आवाज ही जाती है लोगों में, laryngitis. Apart from pharyngitis, people get laryngitis, and this was not mentioned in the COVID symptoms. I have told it yesterday on TV channels that in Kashmir we have another symptom of COVID Omicron, that is laryngitis. काफी लोग कश्मीर में आपने भी देखा होगा hoarseness लेके आते हैं, so that has been added to the symptomology of COVID. लेकिन swelling of the eyes अभी हमने नहीं देखा, लेकिन अगर इस बहन को ये she will be kind to the medical sciences, इसको एक रैपिड टेस्ट करना है, अगर RT-PCR भी करेगी, so that we know maybe this will be another symptom, because we are learning about this Omicron. As हमारी बहन ये कह रही है कि swelling क्या symptoms हो सकती है, as an expert I can say go and test and tell us also, inform me also, I got COVID positive, so we may enter this as a symptom of this. तो अकायदा जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आप टेस्ट के लिए जाएंगी तो हमें भी उसके बारे में बताइए, क्योंकि अभी तक स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स हमने इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया है। तो एक और सवाल है एजाज राथर साहब का यहाँ पे कि आसिक डॉक्टर साहब, हाउ विल रिकॉग्नाइज दिस इज कोविड? इज इट एनी चेंज इन आवर बॉडी एनर्जी, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ लेमन टी while COVID-19, and what is the role of vitamin C? देखो, पहला सवाल क्या था सिम्टम्स के हवाले से? इन्होंने कहा कि हाउ विल वी रिकॉग्नाइज दिस इज कोविड। ओके, देखो आज देखो विंटर के हवाले से जो आज जिसको भी रेस्पिरेटरी सिम्टम होगा, थिंक दैट इट इज ओमिक्रॉन।
even if it is common cold, even if it's, but take it as a because the wave is like that everybody, it affects everybody. Take it. अब testing किसको करनी है? I have told you repeatedly, testing किसको करनी है. So exactly. Anybody who gets, there is nothing like a special symptom that will differentiate COVID from the flu or the common cold. इन तीनों में respiratory symptom होता है. We don't have any peculiar symptom. तो दूसरा सवाल था इसका कि विटामिन सी, लेमन. राठौर साहब, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो इम्यूनिटी है दैट इज इनबिल्ट. इसको ना आप चेंज कर सकते हो ना इसको बढ़ा सकते हो. जो ये इम्यून बूस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इट्स अ मिथ. नथिंग बूस्ट्स द इम्यूनिटी. You have an immune system that is there. You have got it from genetics, genes. तो immune system आपका जो intact है, your virus will ward off quickly. अब immune system कमी किस में आती है? जिसको खुदा न करे underlying medical condition होगी. Medical condition होगी. Suppose cancer होगा. बाकी जितने भी normal लोग हैं, उनका intact immune system होता है. और जो ये boosting, बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, चाहे विटामिन सी है या बाकी विटामिन या बाकी जो आयुर्वेदिक पीपल कीप ऑन कमिंग दैट वी हैव इम्यून बूस्टिंग थिंग वगैरह, इट इज जस्ट अ मिथ. नथिंग बूस्ट्स योर इम्यूनिटी. यू हैव एन इनबिल्ट इम्यून सिस्टम व्हिच हैज बीन जेनेटिकली इनहेरिटेड. इट कैन नॉट बी बूस्टेड. यू कैन नॉट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम. इसीलिए मैंने बार-बार कहा है कि विटामिन सी डज नथिंग टू द इम्यून सिस्टम. इट डज नॉट बूस्ट. लेमन डज नॉट बूस्ट. जो नॉर्मल डाइट आप लेते हैं उसी को लेते रहो. उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, लिपिड्स भी होने चाहिए, और जो मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स, द राइट प्रोपोर्शन जो होता है ह्यूमन बॉडीज को सूट करता है, दैट इज अ नेचुरल सोर्स लाइक लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स. बाकी विटामिन सी, लेमन टी, this is just a myth. It does not boost your immune system. तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए. उम्मीद है कि एजाज साहब को इस बात का जवाब मिल गया होगा और वो भी अमल करेंगे कि हमें किस तरह से इस कोविड को हराना है और हमें आगे किस तरह बढ़ना है. तो डॉक्टर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि एक मैसेज क्या रहेगी आपको कोविड के हवाले से, और जो ड्यूटीज है लोगों की भी, क्योंकि लोगों के भी कुछ फराइज है, उन पे भी कुछ फराइज जो है आयद होते हैं, क्योंकि जब तक हम पहल ना करें हम इसे नहीं हरा सकते, तब तक ये हम पे डोमिनेंट होगा और हम हारते रहेंगे. तो आपकी क्या मैसेज रहेगी इस हवाले से? आपकी वजाहत से मैं ये कहना चाहता हूँ that we have these few weeks, I mean 2 to 3 weeks, they're very crucial. So we might have to be overcautious. We might have to continue adopting COVID appropriate behavior. अगर हम घरों में भी रहेंगे, वहां पे भी क्राउडिंग नहीं करनी है. विंटर के हवाले से मुझे इसका एहसास है कि सर्दी होती है, दरवाजे बंद करने होते हैं, खिड़कियां, बट वी माइट हैव टू ओपन, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा वेंटिलेशन बिल्कुल बंद रखेंगे, दैट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द वायरस. और ज्यादातर मैंने ये देखा गया है वायरस के हवाले से कि इंडोर जो ट्रांसमिशन ज्यादा होता है. आउटडोर में अगर क्राउडिंग होगी भी, इट डज नॉट ट्रांसमिट टू दैट एक्सटेंट. लेकिन इंडोर्स में जो विंटर्स में हमने देखा कि क्राउडिंग होती है, घरों में एक ही कमरे में बैठते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं, उसी की वजह से ज्यादा फैल जाता है. इसीलिए मैं कहता हूँ अगर ज्यादा से ज्यादा आप जो है कभी बार अगर आप एक कमरे में बैठे हो, काफी लोग, खिड़की या दरवाजे बीच बीच में उसको खोला करो. इवन इफ अगर आपको थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त भी करनी चाहिए, बट यू कैन वार्ड ऑफ द वायरस. लेकिन आपने सही बोला कि सिर्फ सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं होती है, सरकार ही की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो एनफोर्स करे चीजें. अगर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया होता, मुझे लगता है ये चीजें लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती. दैट मींस अगर हमने क्राउडिंग अपने खुद ही जिम्मेदारी होती, रिस्पॉन्सिबल होते, we would have avoided crowding, we would have continued with the COVID appropriate behavior, masking. तो मुझे लगता है लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं पड़ती. एक और मुझे लगता है एक और चीज है कि वैक्सीनेशन के हवाले से दिस इज द की. अगर आपको अपने आप को कोविड इससे बचाना है, ओमिक्रॉन से, वैक्सीनेशन इज द की. और जो लोग बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है, दे शुड कम फॉर द बूस्टर डोज, बिकॉज वैक्सीनेशन इज द ओनली वे. क्योंकि बूस्टर इसीलिए है कि वैक्सीन जो है इसकी जो इफेक्टिवनेस है आफ्टर सम टाइम इट वेन्स ऑफ.
सो दैट बूस्टर डोज जो भी एलिजिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एलिजिबिलिटी आ गई वो उनको हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और एल्डरली उनको बूस्टर डोज देना है इफ दे हैव डन द सेकंड डोज 9 मंथ्स बैक। मगर मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं कि हमको ये बूस्टर डोज जो है वी हैव टू एक्सटेंड इट ऑन, एवरीबॉडी शुड गेट दैट बूस्टर डोज। एक और सवाल मुझे अभी एक ने भेजा कि अगर किसी को 2 डोज लेके इन्फेक्शन होती है तो वो बूस्टर डोज कब लेगा? अगर किसी को बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है, कोई डॉक्टर या कोई एल्डरली या कोमॉर्बिडिटी, उसको हाल ही में इन्फेक्शन होगी तो वो कब लेगा? ये बहुत अहम सवाल है। अभी तक गाइडलाइंस इसकी नहीं है, अभी तक ना इंडियन गाइडलाइंस है नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है आपकी वजह जब तक गाइडलाइन आएगी कि अगर आपको एक्टिव इन्फेक्शन है यू शुड नॉट टेक द बूस्टर डोज इवन इफ यू आर एलिजिबल। लेकिन जब आप रिकवर होते हो दैट इज बिटवीन 10 to 14 डेज, दैट मींस 2 हफ्तों के बाद अगर आपके सिम्टम्स गए होंगे, बिल्कुल आप सेहतयाब होंगे, तो आप यू हैव टू टेक द बूस्टर डोज 2 वीक्स आफ्टर रिकवरी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो यहाँ पे हमारे फयाज अहमद डार साहब लिख रहे हैं कि हमारे जो भी डाउट्स थे इस कोविड के लिहाज से, ओमिक्रॉन के लिहाज से, वो डॉक्टर साहब ने बखूबी हमें समझा दिया और हमें समझ आया है कि कौन कौन से एहतियात हमें बरतने चाहिए इस चीज से लड़ने के लिए। एजाज साहब लिख रहे हैं कि बहुत शुक्रिया आपका हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो सर एक और सवाल यहाँ पे आ रहा है, वी हैव पेशेंट अंडरगोइंग chemotherapy, what if the patient gets infected by COVID? जो अगर कोई कैंसर मरीज है उसको कीमोथेरेपी देनी या किसी को इम्यूनोथेरेपी देनी है, कोई भी कैंसर के हवाले से या बाकी लोग भी है, कोविड इज नॉट अ बैरियर, दे शुड कंटिन्यू टू गिव दिस कीमोथेरेपी टू द पेशेंट्स। उनको ये कीमोथेरेपी कंटिन्यू करनी है डिस्पाइट अगर उसको कोविड। तो अहमद नजीर साहब आपको भी आपका जवाब मिल गया होगा कि अगर आप थेरेपी ले रहे हैं तो उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको जो थेरेपी है वो कंटिन्यू करनी है, आपको वो छोड़नी नहीं है, ये हमारे डॉक्टर साहब का कहना है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी कीमोथेरेपी के अगर जी जी कैंसर पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक है, सीवियर, ही कैन विथहोल्ड इट। अगर इसका पेशेंट एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक मींस कोई अलामत नहीं है इस पेशेंट को, ही कैन कंटिन्यू। लेकिन अगर पेशेंट को सिम्टम्स अलामतें हैं कोविड की, दैट टाइम्स ही कैन विथहोल्ड फॉर सम टाइम टिल हिज सिम्टम्स गो, देन ही कैन गो फॉर कीमो। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि आज हमारे इस आयाम में आपकी बहुत ज़रूरत है और डॉक्टर साहिबान की बहुत ज़रूरत है हमें इस आयाम में, क्योंकि एक शील्ड है हमारे सामने, तब तक हम भी सेफ है जब तक आप सेफ है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निसारुल हसन साहब, जिन्होंने हमें आगाह किया कि हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और किन चीज़ों से हमें बूस्टर, जो एक सवाल आया था हमें कि बूस्टर जो हम विटामिन सी लेते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अंदर इम्यूनिटी होती है वो हमारी अपनी होती है, उसे हम किसी तरीके से भी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया इनका भी, और आपको भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और उसके बाद भी इन्होंने एक मैसेज दी, एक जो हमारी ड्यूटीज हमें समझा दी, क्योंकि लोगों को भी सोचना चाहिए कि दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपने मुआशरे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। तो जल्दी फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे को लेकर, किसी और मेहमान के साथ। तो तब तक दीजिए मुझे इजाजत, खुदा हाफिज।